कुछ देर की खामोशी है, फिर एक बड़ा शोर आएगा। उनका वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। ऑफिसर्स गुरुकुल डिफेंस के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं जीएस फैकल्टी विक्रम ठाकुर आपको हृदय तल की गहराइयों से शुक्रिया प्रेषित करता हूं। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक के संदर्भ में, भूकंप के संदर्भ में। मैंने अपने जीवन में ऑफलाइन क्लासेस में कम से कम अर्थक्वेक भूकंप टॉपिक को 40 से 50 बार पढ़ाया होगा, परंतु जो नॉलेज मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूं, वह नॉलेज, वह अंडरस्टैंडिंग मुझे कभी भी डिलीवर करने का सौभाग्य नहीं मिला। यकीन मानिए, मैं इस टॉपिक में आपको वह नॉलेज देने जा रहा हूं जो भारत में पढ़ाने वाले, जो भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाने वाले कुछ ही प्रतिशत अध्यापकों के पास होगी, सभी के पास तो न होगी। मैं ये दावा या वादा तो नहीं करता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, किंतु बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को देखने के बाद, जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी, इस टॉपिक को देखने के बाद अपने कंटेंट में कुछ 10 या 20 पॉइंट जोड़ने के लिए बाध्य तो अवश्य होंगे। चलिए बात करते हैं हम भूकंप के संदर्भ में, अर्थक्वेक के संदर्भ में। तो समय समय पर मैं आपको बहुत डीप नॉलेज दूंगा इस टॉपिक के संदर्भ में। तो अगर हम भूकंप की बात करें, पहले हम भूकंप समझ लेते हैं, भूकंप क्या होता है। तो यदि हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप ये कह रहा है अर्थक्वेक इज ए वाइब्रेशन और वेव ऑफ द अर्थ सरफेस which is produced when there is a momentary disruption in the elasticity or gravitational equilibrium of rocks below or above the surface। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। अभी हाल फिलहाल में भूकंप आया है म्यांमार में, और भूकंप आता ही रहता है। ये ऐसी घटना हो गई है कि अब ये घटती ही रहती है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान सरफेस पर कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। तो ये कह रहा है भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। हमें यहां यह पता होना ही चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पर जल और स्थल सभी प्लेट्स पर है। क्या किस पर है? प्लेट्स पर। मतलब जो भी कुछ स्थित है वह सब प्लेट्स पर है। मतलब कुछ ओशियनिक प्लेट हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। तो ये कह रहा है कि चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। तो प्लेट जो होती हैं वो ड्रिफ्ट होती रहती हैं, मतलब चलती हैं इधर से उधर, उनमें मूवमेंट होता ही रहता है। और जब मूवमेंट होता है तो जहां से भी जगह मिलती है ऊर्जा को निकलने की, वो ऊर्जा अपने आप को क्या करती है? ऊपर की तरफ निकाल देती है। ठीक है ना? तो आगे की बात करें हम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन बी कॉज्ड बाई बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज। जो भूकंप है वह प्राकृतिक तरीके से और मानव जनित तरीकों से, दोनों ही तरीकों से आ सकता है। मतलब ये जो भूकंप है ये दोनों ही तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। सम ऑफ द मेन कॉजेज आर फॉलोज। फर्स्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, यह बात तो आप मान के ही चलिए कि जब ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो भूकंप आएगा ही आएगा, अवश्य आएगा। क्योंकि जैसे ही लावा नीचे से आता है तो जमीन कंपन तो करती ही है, भूकंप आएगा। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू आइसोस्टेसी, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, कंप्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, increase in the amount of internal gases, water weight, rotation of the earth on its axis, nuclear test and other explosions etc। भूकंप प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। मतलब ये नेचुरल भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। कुछ प्रमुख कारण हैं, क्या क्या हैं?
ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन तथा भ्रंशन, ये मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, फॉल्ट, वलन, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। एक फॉल्ट होता है और एक क्या होता है, फोल्डिंग होती है। तो वलन और भ्रंशन दो एक टॉपिक होगा हमारा, जो मैं अभी आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। वलन तथा भ्रंशन, भूपटल क्रस्ट का संकुचित होना, आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जलीय भार, जैसे डैम वैम बनाए जाते हैं तो डैम से एक जगह जल ज्यादा हो जाता है, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, एक रोटेशन हो रहा है, एक रिवोल्यूशन हो रहा है, पृथ्वी गति कर रही है, तो घूर्णन, परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट एंड अन्य विस्फोटक आदि, इनसे क्या हो सकता है, भूकंप की घटना घटित हो सकती है। ठीक है, आगे की बात करें, ये कह रहा है सीस्मोलॉजी, फोकस, एपिसेंटर, तीन बात करेंगे हम यहां, सीस्मोलॉजी, फोकस और क्या, एपिसेंटर। ये क्या है तीनों, तो ये कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच सीस्मिक वेव्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच सीस्मिक वेव्स आर स्टडीड बाय रिकॉर्डिंग देम यूजिंग ए सीस्मोग्राफ इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। ये कह रहा है कि जहां पर हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, वो जो विज्ञान की शाखा है उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी। द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जिस स्थान से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जिस स्थान से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जिस स्थान से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस स्थान को कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं इसको, फोकस। तो ये कह रहा है फोकस एंड द प्लेस वेयर सीस्मिक वेव्स आर फर्स्ट फेल्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद जिस स्थान पर तरंगें बाहर सरफेस पर निकल के आती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। एपिसेंटर, भूकंपीय केंद्र बोलते हैं इसको, एपिसेंटर। तो ये कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र, एपी सेंटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आगे की बात करें तो जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के दौरान एक ऊर्जा निकल के आती है। क्या निकल के आती है, ऊर्जा। तो ये कह रहा है प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी। तो कह रहा है डूरिंग एन अर्थक्वेक एनर्जी इज रिलीज्ड। अर्थक्वेक के दौरान, जब अर्थक्वेक की घटना घटित होती है तो अर्थक्वेक के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द अर्थक्वेक सोर्स, इट इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। डूरिंग an earthquake many types of waves are generated in the earth, these waves are called seismic waves। ये कह रहा है कि जब अर्थक्वेक की घटना घटित होती है उस समय जो ऊर्जा निकल के आती है अंदर से, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, तो कह रहा है भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरें। नेक्स्ट आगे की बात करें हम तो ये टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरों के प्रकार, क्या टाइप्स हैं इसके। तो कह रहा है मेनली सीस्मिक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो सीस्मिक वेव्स हैं उनको 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट प्राइमरी और कंप्रेशनल, प्राइमरी और कंप्रेशनल और पी वेव्स। या तो हम इन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं, या हम इसको कंप्रेशनल तरंगें कहते हैं, या हम इसको पी वेव्स कहते हैं, पी वेव्स। ये कह रहा है दीज सीस्मिक वेव्स आर द मोस्ट रैपिड 8 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत तेज गति से चलती हैं, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से क्या होती हैं, चलती हैं।
एंड रीच द सीस्मोग्राफ स्टेशन फर्स्ट, और ये सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इट्स स्पीड वेराइज इन एरियाज विद डिफरेंट डेंसिटीज, देन दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस, और ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से होकर के क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, चल सकती हैं। वो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैसियस फॉर्म। ये तीनों अवस्थाओं से होकर के क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। कौन सी वेव्स, पी वेव्स। ध्यान रखने योग्य बात है, आई कह रहा है दीज वेव्स आर सिमिलर टू साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो है ना, ये साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के समान होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कैसी वेव हैं, तो ये कैसी हैं, साउंड वेव्स की तरह क्या करती हैं, बिहेवियर करती हैं, ठीक है, मतलब सिमिलर होती हैं। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म से क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। तो क्या मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, प्राथमिक या संपीड़नात्मक या पी तरंगें। ये भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक वेगवान 8 to 14 किलोमीटर पर सेकंड होती हैं और सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती हैं। ये तरंगें ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के समान होती हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अभी तो बहुत सतही जानकारी चल रही है ना। नेक्स्ट आगे की बात, ट्रांसवर्स वेव्स। दीज वेव्स आर सिमिलर टू वाटर वेव्स। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वेव है ना, ये किस वेव के सिमिलर हैं, वाटर वेव्स के, है ना, वाटर वेव्स और लाइट वेव्स। दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन देम इज एट राइट एंगल टू द वेव। ये कह रहा है इनको ट्रांसवेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये चलती हैं तो ये अणु के समकोण पर, ये अपने अणु के समकोण पर चलती हैं। आगे की बात, पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू द रे। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स बिकॉज दे अपीयर आफ्टर द प्राइमरी वेव्स। पी देयर स्पीड 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि ये प्राइमरी वेव्स, पी वेव से बाद में आने वाली तरंगें हैं या क्या हैं, लहरें हैं। इज लेस देन दैट ऑफ प्राइमरी वेव्स। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड। ये जो वेव्स हैं ये लिक्विड फॉर्म से ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट ट्रांसवर्स वेव डिसअपियर व्हेन दे रीच द ओशियनिक रीजन्स। ये जब समुद्र में पहुंचती है ना तो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर, गायब हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती या इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तर लहरें, ये लहरें जल तरंग अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। वही बात, नोट्स बना लेना बेहतरीन से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। इन्हें आड़ी लहरें इसलिए कहते हैं कि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहरें भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। इनकी गति 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। यह लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब ये लिक्विड फॉर्म से ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम तो कह रहा है कंसेप्ट ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स, कि जो कंसेप्ट है ना पी वेव्स और एस वेव्स, ये दिया किसने, मतलब ये जो पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, ठीक है। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कोई बात कही थी, कुछ बातें जो कही थी, अब कुछ कहानियां यहां से शुरू हो जा रही हैं, ठीक है ना, वो चीजें अब आने वाली हैं। तो यदि हम कंसेप्ट पी वेव्स और एस वेव के कंसेप्ट की बात करें तो क्या था, कंसेप्ट ऑफ पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स वाज फर्स्ट elucidated during the development of seismology in the 19th century। ये जो पी वेव और एस वेव है ना, इनको पहली बार जो elucidated किया
वो कब किया गया? 19th सेंचुरी में। द ग्राउंड वर्क फॉर द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ these waves was led by early seismologists such as Robert Mallet, who contributed to the study of earthquakes in the 1840s and 1850s. However, credit for systematically defining these waves and understanding their properties goes to Richard Dixon Oldham. Oldham recognized the difference between P and S waves while studying earthquakes in India in 1897 and suggested that these waves travel through the Earth's interior. Subsequently, British seismologist John Milne and other scientists further developed the study of these waves in the late 19th and early 20th century. Milne also contributed to the invention of the seismograph, which made it possible to measure these waves. ये पूरी बात यह है कि पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में एक लंबी कहानी रही है। एक लंबी क्या कहानी रही है? एक रहा है पी तरंगों और एस तरंगों की अवधारणा को सबसे पहले 19वीं सदी में भूकंप विज्ञान के विकास के दौरान स्पष्ट किया गया, जब भूकंप विज्ञान की बात चल रही थी। इन तरंगों की खोज और समझ का आधारभूत कार्य रॉबर्ट मालेट, मतलब ये शुरू कहानी कहां से होती है? रॉबर्ट मालेट से। रॉबर्ट मालेट जैसे शुरुआती भूकंप वैज्ञानिकों ने रखा, जिन्होंने 1840s और 1850s के दशक में भूकंपों के अध्ययन में योगदान दिया। हालांकि इन तरंगों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने और उनके गुणों को समझने का श्रेय रिचर्ड डिक्सन ओल्डम को जाता है। तो रॉबर्ट मालेट के बाद एक और नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, रिचर्ड डिक्सन ओल्डम। ठीक है, ओल्डम ने 1897 में भारत में भूकंपों का अध्ययन करते हुए पी और एस तरंगों के बीच अंतर को पहचाना और यह सुझाव दिया कि यह तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजरती हैं। ये जो प्रश्न है ना, ये आईएएस परीक्षा 1997 जियोग्राफी का पहले एक पेपर होता था। मतलब आज का जो सेटअप है ना पेपर का, वो आज के जैसा नहीं था। लंबी बात हो जाएगी, मैं इतनी लंबी बात करना नहीं चाह रहा ना। पहले जियोग्राफी का जो पेपर है ना, वो एक अलग तरीके से पूछा जाता था। तो ये कह रहा है आईएएस 1997 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पी और एस वेव्स के बारे में पहली बार किसने कहा कि ये पृथ्वी के आंतरिक पार्ट, मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आती हैं पी और एस वेव्स। तो किसने कहा? ये रिचर्ड डिक्सन ओल्डम ने बोला। किसने? रिचर्ड डिक्सन ओल्डम ने बोला। ठीक है, आगे क्या करा? इसके बाद ब्रिटिश भूकंप वैज्ञानिक जॉन मिलने और अन्य वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इन तरंगों के अध्ययन को और विकसित किया। मिलने ने सीस्मोग्राफ के आविष्कार में भी योगदान दिया, जिससे इन तरंगों को मापना संभव हुआ। तो जो पी और एस वेव आज मापना संभव हुआ है, ये किसके प्रयासों से हुआ है? किसके प्रयासों से? मिलने के प्रयासों से। ठीक है ना। तो खोज प्रारंभ किसने की? रॉबर्ट मालेट ने। ये किसने बताया कि ये नीचे से आती हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आती हैं? रिचर्ड डिक्सन ओल्डम ने। और जो आज हमारे पास जो भूकंप मापन यंत्र हैं, भूकंप को, अर्थक्वेक को जो मीजर किया जाता है, उसे मापने में जो विकास जो योगदान दिया है वो किसने दिया? मिलने ने ना। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स ही चल रहा है हमारा, और एल वेव्स की बात करते हैं हम। सरफेस वेव, एक सरफेस और लॉन्ग वेव्स। दीज वेव्स रीच द एपिसेंटर लास्ट। जो पृथ्वी के अंदर से, इंटीरियर पार्ट से जो भूकंप ओरिजिन होता है, तो मैंने बताया कि एक जगह होती है भूकंप मूल, मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट होता है सबसे पहले, उस स्थान को क्या बोलते हैं? फोकस। और जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले आती हैं उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। दैट इज एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर।
और इसे क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस, समझ में आ रही है बात, फोकस। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरफेस और लॉन्ग वेव दीज वेव्स रीच द एपिसेंटर लास्ट। तो एल वेव्स जो है ना वो एपिसेंटर पे सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, ठीक है। बिकॉज देयर वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इनकी जो चलने की गति है वो कितनी है, ट्रेवल करने की गति 3। अच्छा ये बात सुनो, पी एस और एल वेव्स ये जो है ना इनके चलने की गति है ना वो डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है ना। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स दे रहा हूं मैं आपको ना, बिल्कुल। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो और उसमें ये आपको अलग दिखाई दे तो आप इसको दिमाग पर मत लेना, है ना। ऐसे मत समझना कि यहाँ 4 लिख रही है, 1 किलोमीटर कम बताई है गुरुजी ने। तो ये वेराई मतलब वेरी करती है ना, ये थोड़ा 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 इधर उधर अंतर आ ही जाता है, ठीक है। is the lowest and they have to travel across the entire surface of the earth. That is why they are also called long waves. Their speed and effect is on both water and land, due to which they are the most destructive. सबसे ज्यादा भयानक होती हैं ये कह रहा धरातलीय लहरें, ये तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग 3 किलोमीटर पर सेकेंड सबसे कम होता है और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता है, पूरे धरातल का करना होता है। इसलिए इनको लंबी अवधि की लहरें भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं स्थल दोनों पर होता है, कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी। अच्छा ये बात यहां ध्यान देने योग्य है कि जब तक पी और एस वेव्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट से नहीं आएंगी तब तक एल वेव्स अपना एग्जिस्टेंस नहीं रखती हैं। यहां ध्यान दो, ये कह रहा है कि ड्यू टू विच दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वाला एग्जिस्टेंस तभी रख सकती हैं जब पी और एस वेव से इनकी कनेक्टिविटी हो। यदि पी और एस वेव से इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो फिर इनका कोई औचित्य नहीं है। एल वेव्स हर वक्त हैं धरातल पर, हर समय हैं, लेकिन ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव उसी संदर्भ में हो सकती है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है जब पी और एस वेव से इनकी कनेक्टिविटी हो। तो जब भूकंप मूल से फोकस से पी और एस वेव्स आ रहे होते हैं तभी ये अपना काम कर रही होती हैं एल वेव्स, नहीं तो नहीं। मजा आया। आगे की बात आगे कह रहा है इसलिए इनको सर्वाधिक विनाशकारी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है, कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज है आपके लिए। क्या नॉलेज है, ध्यान दो। ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, कुछ वैज्ञानिक खोजों के अनुसार सम मोर अर्थक्वेक वेव्स और कैटेगरीज पी एंड एस वेव्स have been discovered which are similar to PS waves in general properties but their speed is less than PS waves। ये कह रहा है कि पी वेव्स और एस वेव के बाद भी कुछ और वेव्स भी खोजी गई हैं। अधिकांश टीचर आपको पी वेव्स और एस वेव्स ही पढ़ा रहे होंगे ना, या पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं पी वेव और एस वेव के बाद भी कुछ और वेव्स हैं ना, तो वो खोज ली गई हैं। तो कह फॉर एग्जांपल पीजी एंड एसजी वेव्स दे स्पीड और दीज वेव्स इज लेस देन पीएस वेव्स। दीज वेव्स mainly travel through the upper layer of the earth. P star S star waves, their speed is between P and PG and S and SG. Thus, through the different speeds of these three waves, PS, PGSG and P star S star, special information is obtained about the internal structure of the earth। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर भूकंप की कुछ और लहरों अथवा पी और एस लहरों की श्रेणियों का पता लगाया गया है। पता यह लगाया गया है कि जो पी और एस वेव्स हैं
पी वेव्स और एस वेव्स, इनकी कुछ कैटेगरी हैं, इनकी कुछ कैटेगरी हैं। और वो कैटेगरी क्या है? ये कह रहा है जो सामान्य गुण में तो पी एस लहरों के समान है, सामान्य गुणों में तो इनके ही समान है, मतलब इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो पी एंड एस लहरों के ही समान है, परंतु उनकी गति पी एस लहरों की अपेक्षा कम है। किंतु इनकी इनकी गति, भाई इनके गुण पी और एस के सिमिलर हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सॉरी, परंतु उनकी गति पी एस लहरों की अपेक्षा कम है, इन लहरों की अपेक्षा कम है। तो फर्स्ट पीजी तथा एसजी, जो पहली लहर है ना उसकी बात कर रहा है, पीजी तथा एसजी लहरें, इन लहरों की गति पी एस लहरों की अपेक्षा कम होती है। ये लहरें मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं। कौन सी लहरें, कौन सी वेव्स हैं? पी वेव्स, पीजी वेव्स और एसजी वेव्स। तो जो पीजी वेव्स हैं, एसजी वेव्स हैं, इनकी गति किससे कम होती है? पी एंड एस वेव से कम होती है ना, लेस देन पी एंड एस वेव्स। तो ये कह रहा है और ये पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं, और ये पृथ्वी की क्या अपर लेयर पे क्या कर रही होती है? ट्रेवल कर रही होती हैं। आगे पी स्टार एंड एस स्टार वेव्स, इनकी गति पी तथा पीजी, इनकी गति पी तथा पीजी, पी तथा पीजी और एस तथा एसजी, एस तथा एसजी के बीच की होती है, इन दोनों के बीच की होती है। इस प्रकार इन तीनों लहरों पी एस, पीजी, एसजी तथा पी स्टार एंड एस स्टार की विभिन्न गतियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट कैसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मजा आया ना? तो जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बात कही वो कुछ बातें ये भी हैं, लेकिन अभी नहीं, और भी मजा आने वाला है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें तो भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन। जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के दौरान छाया क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। यहां मेरी बात समझिए आप, बहुत सारे टीचर भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन कायदे से जिस अंडरस्टैंडिंग को एक बच्चे के दिमाग में विकसित करना चाहिए उसको नहीं कर पाते, पढ़ा के सीधे सीधे ऐसे ही निकल जाते हैं। मतलब केवल वो अपना कर्तव्य समझ रहे होते हैं कि मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उनका एक कर्तव्य और भी है कि दूसरे के दिमाग में बिठाया कैसे जाए। तो आज आपको आनंद आएगा ना। बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता है कि इसे कैसे समझना है हमें, आज उनके सारे डाउट्स जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन, क्या कह रहा है? सीस्मिक वेव्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, हाउएवर देयर आर सम एरियाज वेयर नो सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड, सच एन एरिया एज कॉल्ड द सीस्मिक शैडो एरिया। ये कह रहा है जब भूकंप की लहरें, तरंगें निकल के आती हैं, वेव्स आती हैं, भूकंपीय तरंगें, सीस्मिक वेव्स आती हैं, तो उस दौरान जहां पर सीस्मिक वेव होनी चाहिए वो तो हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है जहां पर सीस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं, ठीक है ना। तभी तो उसे क्या बोला जा रहा है? शैडो जोन, छाया क्षेत्र। तो कह रहा है भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है, कोई भी तरंग कैसे नहीं होती है ये हम आगे समझते हैं। वही बात भूकंपीय छाया क्षेत्र ही चल रहा है हमारा, है ना। ये कह रहा है इट इज नोटवर्दी, बहुत जानने योग्य बात है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, दैट द आर बिटवीन 103 डिग्री एंड 142 डिग्री, 103 डिग्री और 142 डिग्री, बहुत ध्यान देना है, समझ के अच्छे तरीके से। फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर इज द सीस्मिक शैडो एरिया वेयर बोथ P and S waves are not recorded.
नहीं आया समझ में? आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमारा पढ़ाना बेकार है ना। इट इज नोटवर्दी दैट सीस्मोग्राफ्स रिकॉर्ड बोथ P and S waves at any distance within 105 डिग्री। कई एग्जामों में क्वेश्चन आए यहां से, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाते नहीं है लोग। 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर, whereas seismographs record only the arrival of P waves beyond 145 degree from the epicenter and do not record S waves। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिमाग में छाप लेना। दिमाग में क्या कह रहा है समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कह रहा है ध्यातव्य है कि भूकंप अधिकेंद्र से 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है। ढंग से समझते हैं इस बात को। ये कहना चाह रहा है कि किसी एक स्थान पे भूकंप आता है। जी सर, भूकंप आता है, तो जिस स्थान से भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं हम? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस, ठीक है सर, इसे फोकस बोलते हैं। और जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं भैया? एपिसेंटर। तो ये वाला पार्ट क्या है? एपिसेंटर। ठीक है सर, एपिसेंटर है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी कि ये फोकस है और ये क्या है? एपिसेंटर है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया इसका मतलब है सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें ना। कैसे समझ में आ गया ध्यान देना। ये कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र से 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है। मान लीजिए कि आज दिल्ली में कहीं पर भूकंप आया है ना, तो किसी एक क्षेत्र मतलब किसी एक जगह पे कोई एक पॉइंट होगा जहां पर भूकंप आया होगा, तो वो क्या होगा? एपिसेंटर होगा। यदि हम एपिसेंटर से रिकॉर्ड करें कितना, ये कह रहा है ध्यातव्य है कि भूकंप अधिकेंद्र से एपिसेंटर से 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है जहां P तथा S दोनों ही तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। तो जिस स्थान पर भूकंप आया है, जिस स्थान पर भूकंप को रिकॉर्ड किया गया है, उस स्थान से 103 डिग्री और 142 डिग्री, 103 डिग्री और 142 डिग्री, 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच में न तो P वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं और न S वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। मतलब जिस स्थान पर भूकंप आया है उस स्थान के 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच कोई भूकंपीय तरंगों की एक्टिविटी नहीं होती है। 103 डिग्री और 142 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भूकंप कहीं पर भी आ सकता है। मान लीजिए नेपाल में आया, म्यांमार में आया, दिल्ली में आया, गुजरात में आया। अब जहां पर भी आया वहां एपिसेंटर बना। अब जहां भी एपिसेंटर बना तो जहां एपिसेंटर होगा उस एपिसेंटर के 103 डिग्री, 103 डिग्री और 142 डिग्री, 142 डिग्री, दोनों क्षेत्रों में जो 103 डिग्री और 142 डिग्री है उन दोनों क्षेत्रों में कोई भी P या S वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। मतलब वहां पर P और S वेव्स नहीं आती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कह रहा है ज्ञातव्य है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर, बहुत ही जानदार बात है। ये कह रहा है भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। फिर समझो दोबारा, ये कह रहा है ज्ञातव्य है कि भूकंप लेखी मतलब जो सीस्मोग्राफ है, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो यदि हम 105 डिग्री की बात करें, इस अधिकेंद्र के 105 डिग्री की बात करें तो P और S वेव रिकॉर्ड हो जा रही हैं, P और S वेव रिकॉर्ड हो जा रही हैं, अभिलेखन करते हैं। जबकि भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों को ही पहुंचने को दर्ज करते हैं। ये कह रहा है कि यदि हम 103 डिग्री और थोड़ा वेरी कर लें 105 डिग्री तक तो P और S वेव्स दोनों आ रही होती हैं, दोनों रिकॉर्ड की जा रही होती हैं कि P भी आ रही हैं S भी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन 145 डिग्री से अगर हम और साइड में चलें
तो 45 डिग्री के बाद में एस वेव्स नहीं आ रही होती है, केवल क्या आ रही होती है, पी वेव्स। तो प्रश्न पूछा जाए कि एपी सेंटर के किस एंगल पर केवल पी वेव्स ही दिखाई देंगी, केवल पी वेव्स ही रिकॉर्ड हो जाएंगी, आप आंसर करेंगे 140 डिग्री, 145 डिग्री, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एपी सेंटर के किस एंगल पर पी और एस वेव्स दोनों मिल जाएंगी, हमें दोनों दिखाई देंगी, तो आप क्या बताएंगे, 105 डिग्री, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो भूकंप आता है तो एपी सेंटर के किन दो एंगल्स के बीच में शैडो जोन होता है, तो आप बताएंगे 103 डिग्री टू 145 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई, मजा आया है ना, आया होगा, निश्चित आया होगा, ठीक है ना। तो एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, तो कह रहा है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कह रहा है गुटेनबर्ग एंड रिक्टर स्केल, सॉरी गुटेनबर्ग एंड, ये रिटर नहीं है रिक्टर है ना, गुटेनबर्ग एंड रिक्टर हैव डिवाइडेड अर्थक्वेक्स इनटू 3 कैटेगरीज। कह रहा है गुटेनबर्ग एंड रिक्टर हैव डिवाइडेड अर्थक्वेक इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक्स ओरिजिन। जो अर्थक्वेक आता है उसको गहराई के आधार पर, कह रहा है इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट, तो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डिनरी अर्थक्वेक, व्हेन द अर्थक्वेक्स ओरिजिन इज एट ए डेप्थ ऑफ 0 to 50 किलोमीटर, अगर 0 से 50 किलोमीटर के बीच से कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है तो वो एक ऑर्डिनरी अर्थक्वेक है ना। फ्रॉम द सरफेस इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी टाइप ऑफ अर्थक्वेक, ये एक सामान्य अर्थक्वेक है। आई कह रहा है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, तो व्हेन द अर्थक्वेक ओरिजिन इज एट ए डेप्थ ऑफ 50 to 250 किलोमीटर, 50 से अगर 250 किलोमीटर के बीच आ रहा है तो कह रहा है फ्रॉम द सरफेस इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। आई कह रहा है 3 डीप फोकस अर्थक्वेक, व्हेन द अर्थक्वेक्स ओरिजिन सेंटर इज फाउंड एट ए डेप्थ ऑफ 250 to 700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस इट इज कॉल्ड डीप फोकस, इसे क्या बोलते हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक, ठीक है। गुटेनबर्ग तथा रिटर ने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में विभक्त किया है, कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त किया है। साधारण भूकंप, जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसे साधारण प्रकार के भूकंप कहते हैं। सेकंड मध्यवर्ती भूकंप, जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक होती है तो उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं, ठीक है। अत्यधिक गहराई वाले भूकंप डीप फोकस, ये कह रहा है जब भूकंप उत्पत्ति केंद्र धरातल से 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है तो उसे गहरे भूकंप मूल वाला कहा जाता है, क्या बोला जाता है, गहरे भूकंप मूल, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वाडाटी वैली ऑफ जोन, डीप अर्थक्वेक्स 300 and 700 किलोमीटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस जोन। ये एक जोन होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर डीप अर्थक्वेक आते हैं ना, कौन सा जोन है वो, वाडाटी वैली ऑफ जोन। तो ये कह रहा है इट इज जोन ऑफ सबडक्शन, जब कोई 2 प्लेट जो है ना एक साथ हो रही होती हैं तो उन्हें क्या बोलता है, सबडक्शन जोन है ना, सबडक्शन। तो ये कह रहा है अलोंग विच अर्थक्वेक्स आर कॉमन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ए डाउन गोइंग ओशियनिक क्रिस्टल प्लेट अगेंस्ट ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, some of the most powerful earthquakes occur along this zone. These earthquakes can be produced by slip along the subduction thrust fault or by slip on faults within the downgoing plate as the plate is pulled into the mantle. बडाटी वैली ऑफ जोन क्षेत्र, इस क्षेत्र में गहरे भूकंप आते हैं। यह सबडक्शन का क्षेत्र है जिसके साथ भूकंप आना आम बात है। ये सबडक्शन का क्षेत्र है जिसके साथ भूकंप आना क्या है, आम बात है। जो महाद्वीपीय प्लेट के विरुद्ध नीचे की ओर जाने वाली समुद्री क्रिस्टल, कोई एक प्लेट है जो महाद्वीपीय प्लेट है, उस प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, ओशियनिक प्लेट क्या कर रही है, नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है, सबडक्शन कर रही है।
तो ये कह रहा है समुद्री क्रिस्टल प्लेट की परस्पर क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र में कुछ सबसे शक्तिशाली भूकंप आते हैं। ये भूकंप सबडक्शन थ्रस्ट फॉल्ट के साथ स्लिप द्वारा या प्लेट के मेंटल में खींचे जाने पर नीचे की ओर जाने वाली प्लेट के भीतर फॉल्ट पर क्या होते हैं, स्लिप द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ना, वाडाटी वैली ऑफ जोन। आगे की बात, इंपोर्टेंट जानकारी ये कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्केली स्केल। ये कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्केली स्केल। दिस इज एन एम्पेरिकल स्केल, ये अनुभव प्रधान एम्पेरिकल scale. In this scale, the intensity is measured using numbers from 1 to 12, but the most accurate measurement of the intensity of an earthquake is done on the Richter scale using numbers from 1 to 9. समझ में ना आ रही होगी बात, समझो। ये एक तो हमारे पास स्केल है जिससे हम मीजर करते हैं किसको, अर्थक्वेक को। क्या है वो, है हमारे पास मर्केली स्केल। यहां ध्यान देना है कि जो मर्केली स्केल है ना, वो कोई भी अर्थक्वेक है उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मीजर करता है। मैग्नीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को मीजर करता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और जो हमारा रिक्टर स्केल है वो किसको मीजर करता है, वो इंटेंसिटी को मीजर करता है। किसको, इंटेंसिटी। जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जो आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको मीजर कौन करता है, वो करता है रिक्टर स्केल। तो ये कह रहा है दिस इज एन इंपेरिकल स्केल। कौन सा, मर्केली स्केल। इन दिस स्केल द इंटेंसिटी इज मीजर्ड यूजिंग नंबर्स ऑफ 1 to 12, but the most accurate measurement of the intensity of an earthquake is done on the Richter scale using numbers from 1 to 10. दिस इज ए मैथमेटिकल स्केल। ये क्या है, इंपेरिकल स्केल, और ये क्या है, मैथमेटिकल स्केल। अभी जो मैंने जानकारी दी है कि ये वाली कि मैग्नीट्यूड और ये वाली जानकारी इंटेंसिटी, इससे आप इस वाली इंटेंसिटी को ना जोड़िएगा ना कि सर यहां पर भी तो आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सेंटेंस के संबंध में ना, ये सेंटेंस है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ये अलग बात है ना, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मर्केली स्केल पर मीजर किया जाता है मैग्नीट्यूड, और रिक्टर स्केल पर मीजर किया जाता है क्या, इंटेंसिटी, ठीक है ना। ईच नंबर नेक्स्ट टू इट शो एन इंटेंसिटी इक्वल टू 10 times द नंबर बिहाइंड इट। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। द रिक्टर स्केल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ऑफ अमेरिका इन 1935। रिक्टर स्केल को किसने बनाया, किसने आविष्कार किया, उसका किसने किया, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर 1935 में। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। यह अनुभव प्रधान स्केल है, अनुभव किया जाता है ना। इस स्केल में तीव्रता के मापन को 1 से 12 तक के अंकों के सहारे किया जाता है, परंतु भूकंप की तीव्रता का सर्वाधिक मापन रिक्टर स्केल पर उसके 1 से 9 अंकों के सहारे किया जाता है। यह गणितीय मापक है। रिक्टर स्केल क्या है, गणितीय, मैथमेटिकल है ना। आयकर है इसके प्रत्येक आगे वाला, किसका, रिक्टर स्केल की बात कर रहा है, इसके प्रत्येक आगे वाला अंक अपने पीछे वाले अंक के 10 गुने के बराबर तीव्रता प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि भूकंप 1 की तीव्रता पे आया और गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे, ऐसे समझ लो कि कोई गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे। अगर 2 की तीव्रता पे अगर कोई भूकंप आ रहा है तो ऐसे मान के चलिए 10 गुना हो जाएगा, 10 × 10 100। मतलब अगर 1 की तीव्रता का भूकंप है तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही होगी, स्पीड से चल रही होगी। अगर 2 की तीव्रता का भूकंप है तो 100 की रफ्तार से, और जब 3 की तीव्रता का है तो फिर 100 × 10 तो कितना हो जाएगा, 1000। गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही होगी, 1000, है ना, 1000 की स्पीड पे चल रही होगी गाड़ी। क्या होगा पता है, समझ रहे हो आप। अभी म्यांमार में भूकंप आया तो क्या हाल हुआ है वहां, ठीक है। तो बराबर तीव्रता प्रदर्शित करता है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त हुई ऊर्जा की माप के बराबर होती है। रिक्टर पैमाने का आविष्कार 1935 ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया, रिक्टर द्वारा किया गया था। द वेलोसिटी ऑफ ऑल सीस्मिक वेव्स इंक्रीजेज
when they pass through substances with higher density and decreases when they pass through substances with lower density. While passing through different mediums, seismic waves reflect and refract. The line joining places with equal seismic intensity is called isoseismal line. The line joining seismic areas occurring at the same time is called होमोसीस्मल लाइन. होमोसीस्मल लाइन ये कह रहा है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर जिन पदार्थों की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, डेंसिटी अधिक होती है, तो ये कह रहा है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है. क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है. तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या हो जाता है? घट जाता है. बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपोर्टेंट, ध्यान देना है ना. आगे की बात कर रहा है विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय भूकंपीय तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं. ये ध्यान देना है, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय भूकंपीय तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं. क्वेश्चन आया था कि जो तरंगें होती हैं ना वो क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, अपवर्तित होती हैं, दोनों होती हैं ना, तो या नहीं होती, क्या होता है? तो कुछ लोग उसको परावर्तित, कुछ लोग उसको अपरिवर्तित, रिफ्रैक्ट, दो मतलब बहुत कम लोगों के सही आंसर थे, वो भी तुक्के वालों के, ठीक है ना. तो कह रहा है विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय भूकंपीय तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं ना. परावर्तित भी होती हैं, रिफ्लेक्ट भी होती हैं और रिफ्रैक्ट भी होती हैं. आगे कह रहा है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं. ये कह रहा है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, अगर कहीं पर भूकंप आ रहे हैं तो एक जगह भूकंप आया, दूसरी जगह, तीसरी जगह भूकंप कहीं डिफरेंट टाइम्स में आया होगा और समान तीव्रता का होगा, यदि उन्हें कोई एक रेखा मिला रही है तो उसको क्या कह रहा है? ये कह रहा है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा, आइसोसीस्मल लाइंस कहते हैं. आइसोसीस्मल लाइंस आ चुका है क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आया है ना. और सभी एग्जाम एक जैसे होते हैं, जीएस सब में कहीं ऊपर कहीं नीचे पूछी ही चली जाती है. आगे कह रहा है एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसीस्मल लाइन कहते हैं. एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को, मतलब एक ही समय पर एक स्थान पर कहीं भूकंप आया, एक दूसरे स्थान पर आया, और दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या होगी? होमोसीस्मल लाइन. नेक्स्ट आगे की बात ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च बिफोर एन अर्थक्वेक देयर इज एन एक्सेस ऑफ रेडॉन गैस इन द एटमॉस्फेयर. जब अर्थक्वेक आता है ना तो रेडॉन गैस की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, बढ़ जाती है. द स्पीड ऑफ पी सीस्मिक वेव इज द हाईएस्ट इन सॉलिड. पी वेव सबसे ज्यादा गति करते हैं, ट्रेवल करते हैं सॉलिड में. एस सीस्मिक वेव वेनिस इन लिक्विड पार्ट्स. एस जो सीस्मिक वेव्स हैं वो लिक्विड पार्ट में क्या कर जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, वेनिसेस हो जाती हैं. आई कह रहा है एस सीस्मिक वेव्स इज कंपेयर टू लाइट और वाटर वेव्स. एस सीस्मिक वेव्स जो है ना उसको कंपेयर किया था लाइट और वाटर वेव्स से. एल सीस्मिक वेव्स हैज द स्लोएस्ट स्पीड बट द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. समझा के आया हूं पीछे. एल सीस्मिक वेव्स वेव दैट ट्रेवल ऑन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ. पी सीस्मिक वेव originate from the compression of rock particles. The epicenter is at an angle of 90 degree to the earthquake or origin. Due to effect of S seismic waves, house start rising and sinking. I correct the seismic shadow area of S waves is larger than extent this more than 40% of the earth. Basically, seismic waves are divided into two types, body waves and surface waves. Surface और S waves were discovered by seismologist D.H. Love. किसकी बात कर रहा है? L waves. P और S wave पढ़ा के आया हूं मैं ना, कि किसने उनको क्या किया? डिस्कवर किया. इनको किसने किया? D.H. Love. R waves, रे लाइट वेव्स आर द सीस्मिक वेव्स एनालॉजी ऑफ एल वेव्स. एल वेव की एनालॉजी, इसको और क्या कहा जाता है? आर वेव भी कहा जाता है. किसको? एल वेव्स को. ये कह रहा है अद्यतन अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है.
पी भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। एस भूकंप तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है। जो एस भूकंप तरंग है ना, वो तरल भाग में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। एस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है। एल सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें होती हैं। एस सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें होती हैं। एल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंगें हैं। एल जो है ना पृथ्वी के ऊपरी भाग पर। पी भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है। अधिकेंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये ध्यान देना है। ये कह रहा है कि जो भूकंप आता है ना, जो भूकंप आता है तो ये मूल है फोकस, तो जो एपिसेंटर होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पे होगा। ये भी ध्यान रखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो एपिसेंटर होता है वो फोकस के कितनी डिग्री पे होता है। भाई एक फोकस होता है, एक एपिसेंटर होता है। जिस स्थान से जो पी वेव्स निकल के आ रही हैं, पी वेव्स बन रही हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं हम, फोकस। जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, उसको फोकस बोलते हैं। और जिस स्थान पर पहली बार पी वेव्स एस वेव्स सबको रिकॉर्ड किया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो ये कह रहा है फोकस और एपिसेंटर कितने डिग्री के कोण पे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। एस भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं, है ना, ये एस वेव्स करती हैं ऐसा। एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक है, विस्तार में अधिक है। यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। तो एस तरंगें जो होती है ना, इसका जो शैडो जोन है वो सबसे ज्यादा है। कितना है, 40%। पृथ्वी का 40%, 40% है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगों को दो प्रकारों में सॉरी, दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। भूगर्भिक तरंगें बॉडी वेव्स व धरातलीय तरंगें सरफेस वेव्स। धरातलीय या एल तरंगों की खोज D.H. लव भूकंप वेत्ता ने की थी, और आर वेव्स रेलाइट वेव्स एल तरंगों की भूकंपीय तरंग की उपमा है। तो जो आर वेव्स है ना वो एल वेव्स को ही बोला जाता है, ठीक है ना, किसको, एल वेव्स को। नेक्स्ट आगे की बात करें, ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जोन in the world is related to the weak and disorganized part of the earth surface. Such earthquake zones are usually related to tectonic events such as the areas along the edges of the plate and along faults, keeping the above mentioned zones in the mind. The following earthquake zone have been determined in the world such as विश्व में भूकंप क्षेत्रों के वितरण का संबंध भूपटल के कमजोर तथा अव्यवस्थित भागों से है। ये मैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना वो मैं पढ़ाऊंगा ना, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक प्लेट टेक्टोनिक्स जो टॉपिक है वो मैं दोनों पढ़ाऊंगा ना, तो और अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कह रहा है विश्व में भूकंप क्षेत्रों के वितरण का संबंध भूपटल के कमजोर तथा अवस्थित भागों से है। भूकंप के ऐसे क्षेत्र प्राय विवर्तन की घटनाओं यथा प्लेट के किनारों के सहारे तथा भ्रंशों के सहारे वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विश्व में भूकंप की अधोलिखित पेटियों को निर्धारण किया गया है कि विश्व में भूकंप किन किन पेटियों में आते हैं। पेटी मतलब बेल्ट ना। नेक्स्ट दिख रहा है, एक बेल्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव अर्थक्वेक जोन ऑफ द वर्ल्ड वेयर 63%। ध्यान देना है, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां आते हैं तो सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये कह रहा है वेयर 63% ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑफ द एंटायर ग्लोब अकर फॉर मेन कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर अर्थक्वेक हेयर। मीटिंग पॉइंट ऑफ सी एंड लैंड, एरिया ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, वॉल्केनिक एरियाज एंड divergence of destructive plate boundaries. It includes coastal areas around the Pacific Ocean, for example, Chile, California, Alaska, Japan, Philippines and New Zealand etc. प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी सरकम पैसिफिक बेल्ट विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। ये बात ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं, बेल्ट में आते हैं। तो किस में आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी।
ये कह रहा है भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं हैं, सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, यहाँ सागर और स्थल दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं। नवीन बलित पर्वतों का क्षेत्र, यहाँ फोल्डेड माउंटेन है सबसे ज्यादा। आय कह रहा है ज्वालामुखी क्षेत्र, यहाँ पर ही क्या आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। 4 विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण, विनाशी प्लेट सीमाएं अपसरण करती हैं। इसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं, यथा चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस एवं न्यूजीलैंड आदि। ठीक है। आय कह रहा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इट इज स्प्रेड फ्रॉम east to west along the newly folded mountains in the middle of the Eurasian continent, Pyrenees, Alps, Caucasus and Himalayas mountain of Myanmar. Ranges of eastern islands come in this belt. Earthquakes occur here often due to stratification and equilibrium action. 21% of the world's earthquake occur in this part. ध्यान देना है, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये पूछे कि 21% कहां पर भूकंप अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है, तो कहां होती है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ना। वन ब्रांच ऑफ दिस बेल्ट इज स्प्रेड ऑन द सेंट्रल अटलांटिक ओशियन कोस्ट एंड द अदर ब्रांच एक्सटेंड थ्रू द जॉर्डन वैली टू रिफ्ट वैली रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका। इट्स अदर branch goes to the Indian Ocean through the Arabian Peninsula. It is known that the seismic region of India is included in this belt. आपसे ये पूछा जाए कि भारत किस सीस्मिक जोन में है, तो आप क्या बताएंगे, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ना। मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो कह मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह यूरेशिया महाद्वीप के बीच नवीन बलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम को फैली हुई है। पिरेनीज, आल्पस, काकेकस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियां, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियां इसी मेखला में आती हैं। यहां बहुधा स्तर पर संतुलन की क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। विश्व के 21% भूकंप इसी भाग में आते हैं। इस मेखला की एक शाखा मध्य अंध महासागरीय तट पर विस्तृत है और दूसरी शाखा जॉर्डन की घाटी से होती हुई पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी क्षेत्र तक फैली हुई है। इसकी एक अन्य शाखा अरब प्रायद्वीप से होती हुई हिंद महासागर में चली गई है। ज्ञातव्य है कि भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में समाहित है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में समाहित है। ठीक है, आगे की बात, मिड अटलांटिक बेल्ट। दिस सीस्मिक बेल्ट इज लोकेटेड अलोंग द मिड अटलांटिक रिज। अर्थक्वेक हियर आर मेनली कॉज्ड बाय द डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स एंड फिजर वॉल्केनिक eruption. The belt starts from Spitsbergen and Iceland in the north and extends to Bouvet Island in the south. It is noteworthy that most earthquakes in this belt occur near the equator. ये कह रहा है मध्य अटलांटिक पेटी, यह भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। कहां पर, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। मैं ये महासागर और महाद्वीप भी पढ़ाऊंगा है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ इसके संदर्भ में बात करने लगता हूं तो विषयांतर हो जाएगा ना, तो दिक्कत होगी। फिर सहारे स्थित है यहां पर भूकंप। दूसरी बात, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि लाइव चल रहा हो तो मैं बकवासबाजी करने भी लग जाऊं। ठीक है ना, तो ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है और मैं रिकॉर्डेड में ये सब विषयांतर नहीं कर सकता, विषय से अलग नहीं हट सकता। ठीक है, तो यहां पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण, डाइवर्जेंस के कारण रूपांतर, भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह मेखला उत्तर में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के साथ विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि इस पेटी के सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के पास आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएएस परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। तो कहां पर आते हैं, इक्वेटर के पास आते हैं, भूमध्य रेखा के पास आते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। भूकंप जो है ना भारत में भी आते हैं। भारत जो है ना बहुत सीस्मिक रूप से प्रताड़ित है ना, वो उसमें भूकंप तो ये समझो बड़ा दिक्कत देते ही देते हैं। अभी भी कल परसों भी झटके महसूस किए गए, झटके आते ही रहते हैं भारत में।
तो कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द हाईली earthquake affected countries because of the presence of technically active young fold mountains Himalaya. India has been divided into 4 seismic zones, second, third, fourth और fifth based on scientific inputs relating to seismicity. Earthquakes occurred in the past and tectonic setup of the region. तकनीकी रूप से सक्रिय युवा तह पहाड़ों, भारत में क्या पाए जाते हैं? फोल्डेड माउंटेन। क्या पाए जाते हैं? फोल्डेड माउंटेन पाए जाते हैं। भाई भारत में हिमालय है ना, और ये जो हिमालय है वो क्या है? फोल्डेड है ना। तो ये कह रहा है कि तकनीकी रूप से सक्रिय युवा तह पहाड़ों हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत अत्यधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। भारत की भूकंपीयता अतीत में आए भूकंपों और क्षेत्र की टेक्टोनिक संरचना से संबंधित वैज्ञानिक इनपुट के आधार पर, मतलब वर्षों का बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके इनपुट के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया है। आधार पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 4 भूकंपीय क्षेत्र आपको नक्शे में दिख रहे होंगे। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो जोन 5 जो है ना, वेरी हाई रिस्क जोन, एरिया लायबल टू शेकिंग इंटेंसिव IX, ये 9 की तीव्रता वाला क्षेत्र है, या 9 की तीव्रता एंड अबव, या 9 की तीव्रता मतलब 9 की तीव्रता जो रिक्टर स्केल है ना, वहां पर 9 की तीव्रता भी होती है। 9 की तीव्रता पे भी क्या आ सकता है? यहां पर भूकंप आ सकता है। तो ये हाईली रिस्की जोन कौन सा है? तो आप कलर से यहां देख सकते हो, हाईली रिस्की जोन है भारत में ना। यहां पर क्या होते हैं? हाईली रिस्की जोन, ठीक है ना, बहुत तगड़े भूकंप आ सकते हैं यहाँ। जोन 4 की बात करें तो हाई रिस्क जोन, इंटेंसिटी कितनी होती है? 8 की ना, यहाँ पे 8 की गति 8 की तीव्रता से भूकंप आ सकता है। तो आप कलर से देख सकते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये सब 8 की तीव्रता का है। यहाँ भूकंप इतनी तीव्रता से क्या कर सकता है? आ सकता है। फिर ये एक मॉडरेट रिस्क जोन है, जोन 3, इंटेंसिटी कितनी हो सकती है इसकी? 7। और जोन सेकंड है, ये कह रहा है लो रिस्क जोन, और यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो सकती है? VI, मतलब 6 की हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्या है, ये लो इंटेंसिटी वाला क्षेत्र है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस टॉपिक से। ऐसे ही विषय वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।